बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, और अगर आपने आम लगाया है तो आम तो बांटो तोए। अगर आपने आम लगाया है तो आम तो बांटो तोए, और खट्टा आम बता करके भाग न जाना कोई। अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि ऊर्जा जैसे गंभीर विषय पे आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया। बिजली एक ऐसी चीज़ है, चाहे वो एक गरीब की झोपड़ी हो, चाहे अमीर का महल, यहाँ तक कि रामलला के मंदिर में भी अध्यक्ष जी, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा हुआ है कि बिजली विभाग के द्वारा 4000 किलोवाट तक की ज़रूरत है, और अभी फ़िलहाल में वहाँ पे 1600 किलोवाट तक की जो है मंदिर को भव्य बनाने के लिए आपके द्वारा सुचारू रूप से दिया जा रहा है। तो अध्यक्ष जी, मेरा ये कहने का मतलब है कि चाहे वो रामलला जी का मंदिर हो या एक गरीब की झोपड़ी हो, चाहे वो एक अस्पताल हो, चाहे एक गरीब हो अमीर हो, किसी भी वर्ग का हो, उसके लिए बिजली बड़ी ही महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष जी, जब भी जनता के महत्वपूर्ण मुद्दों पे सवाल होते हैं तो बार बार आम और बबूल की बात आ जाती है। तो मैं मंत्री जी का समय न नष्ट हो और साथ ही साथ सदन का भी महत्वपूर्ण समय न नष्ट हो, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, और अगर आपने आम लगाया है तो आम तो बांटो तोए। अगर आपने आम लगाया है तो आम तो बांटो तोए, और खट्टा आम बता करके भाग न जाना कोई। अध्यक्ष जी, बार बार आम बबूल की बात करते हैं, तो अगर आपने आम लगाया है तो आप आम बांटिए तो सही। और साथ ही साथ बिजली विभाग की कुछ परियोजनाओं की बात करूंगी, जो कि अभी मैंने देखा और अभी मंत्री जी कह भी रहे थे कि आपने थर्मल प्लांट्स और हाइड्रो प्लांट्स की बात की। घाटमपुर के यूनिट 1, 2 और 3, जिसकी आपने डेट दी कि आप 31 मार्च 2023, जुलाई 2023 और नवंबर 2023 में उसको शुरू करेंगे। ओबरा सी में यूनिट 1 और 2 की बात करी कि फरवरी 2023 और अक्टूबर 2023 में उसको शुरू करेंगे। जवाहरपुर की बात करी कि आप मार्च 2023, और पनकी के लिए भी आपने बोला था कि 31 अक्टूबर 2023 तक आप उसको शुरू करेंगे। हाइड्रो प्लांट्स की आपने बात करी तो आपने वहाँ पे कहा कि आप मार्च 2023 तक और अगस्त 2023 तक आप जो आपका सुबसिरी हाइड्रो प्लांट है उसको शुरू करेंगे, और प्रभाती को आप दिसंबर 2023 तक करेंगे। और साथ ही साथ आपने ये भी ऐलान कर दिया कि जो आपका भारत कोलिंग कोल लिमिटेड है, उसकी खदान में जो कोयला है आप वो महानदी कोल लिमिटेड से लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको 400 करोड़ तक का फायदा हो रहा है। तो अध्यक्ष जी, मेरा बड़ा ही स्पष्ट सा सवाल है, और मैं आकांक्षा करती हूँ कि जनता को और साथ ही साथ सदन में बैठे हुए प्रतिनिधियों को बड़ा ही स्पष्ट जवाब भी आएगा। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि जिन जिन परियोजनाओं को कागजी रूप से आपने गिना दिया है, उनमें से कितनी आपके प्लांट सुचारू रूप से आज काम करने लगे हैं, और साथ ही साथ 400 करोड़ का अगर आपको प्रतिवर्ष मुनाफा हो रहा है तो क्या अब आप आम जनता को खिलाएंगे? और जिस तरीके से चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या राजस्थान की सरकार हो, उन्होंने 200 यूनिट बिजली मुफ्त की पूरी जनता की, 100 यूनिट पहला जो उनके उपभोक्ता के होते हैं उनकी बिजली को माफ किया, तो क्या आप भी उत्तर प्रदेश की जनता को मुफ्त 300 यूनिट बिजली देने के लिए तैयार हो चुके हैं? मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि आज चाहे वो सीनियर सिटीजन्स हो, चाहे वो आदिवासी समाज की, दलित समाज की या पिछड़े समाज की हमारी महिलाएं हो या दिव्यांगजन, वो आपसे बड़ी उम्मीद और आस के साथ आपकी तरफ देख रहे हैं कि उन्हें मुफ्त बिजली मिले, उनको 300 यूनिट मुफ्त बिजली की आकांक्षा है आपसे। क्या आप उनकी आकांक्षाओं को पूरा करेंगे? पहले ये बोलते फिर अध्यक्ष जी को सप्लीमेंट। माननीय अध्यक्ष जी, पहले तो मैं अयोध्या के राम मंदिर के विद्युत आपूर्ति की बात की स्पष्टता कर दूं। सबसे पहला विभाग था बिजली विभाग, जिसको स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके बधाई दिया था कि अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, सबसे पहला काम पूरा करने वाला विभाग अगर कोई था तो बिजली विभाग था। मैं उन सभी कर्मचारियों को, सभी अधिकारियों को बधाई देना चाहूँगा। और अयोध्या में माननीय अध्यक्ष जी, अयोध्या को जैसा मैंने कहा हर तरह से भव्य और दिव्य बनाने का, आधुनिक बनाने का
जो महा अभियान या बीड़ा जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया था, उसमें हमारे विभाग ने भी थोड़ा बहुत योगदान करते हुए 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को अयोध्या में अमल करके कार्यान्वित किया है। आपको दिखाई दे रहा होगा, पहले अगर आप अयोध्या गई हैं तो जर्जर तार, लटकते हुए तार, यहाँ वहाँ तार, अब वो सारे के सारे तार जो है अयोध्या में से लुप्त हो गए हैं। सारे के सारे तार जो है अंडरग्राउंड कर दिए गए हैं और छोटा थोड़ा बहुत नहीं, सैकड़ों किलोमीटर के तार की जो लाइन है वो अंडरग्राउंड की गई है। नए सब स्टेशन बनाए गए हैं, नए सौर ऊर्जा की मैंने बात कर ही दिया। अब रही बात माननीय अध्यक्ष जी आम और बबूल की, तो आम हमने इस तरह से खिलाया, बबूल मेरा नहीं था, बबूल तो हमारा नहीं है, मेरा आम है। आम की बात कर देता हूँ, आम ये है, आम माननीय अध्यक्ष जी आम ये है कि हमने अभी जो OTS योजना चलाई थी उसमें आम में खास क्या है ये बता दीजिए। आम खिलाने की बात मैं कर रहा हूँ ना, आम में खास क्या है ये बता दीजिए। हाँ, आम में खास है, आम में खास ये है माननीय अध्यक्ष जी कि घरेलू उपभोक्ताओं को उस OTS योजना में 32,93,000 लोगों को हमने 1044 करोड़ रुपए की छूट दिया है। फेवरेट एजेंसी, उनका फेवरेट हथियार इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED ने आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए कई लोगों के घर पे छापा मारा। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के PS के घर पे छापा मारा। ये छापा 16 घंटे चला। ED ने आम आदमी पार्टी के ट्रेजरर और हमारे राज्यसभा सांसद ND गुप्ता जी के घर पे छापा मारा। ये छापा 18 घंटे चला। लेकिन आज जो बात मैं आपको बताने वाली हूं इन छापों के बारे में, उसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, दंग रह जाएंगे। 16 घंटे जो कल छापे चले, इन छापों में जो ED के अफसर आए, उन्होंने ना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के PS के घर में, ना ND गुप्ता जी के घर में कोई भी सर्च नहीं करी, कोई भी तलाशी नहीं ली, किसी कमरे के अंदर घुसकर नहीं देखा, कोई कागज नहीं ढूंढे, उन्होंने कोई पूछताछ नहीं करी। ना मुख्यमंत्री के PS से पूछताछ करी, ना ND गुप्ता जी से पूछताछ करी, ना उन्होंने कोई भी कागजी कार्रवाई करके बताया कि वो किस केस की जांच के लिए आए हैं। ये शायद ED के इतिहास में पहली बार होगा कि छापा पड़ गया, 16 घंटे चल गया, लेकिन लिखित में ये कहीं नहीं दिया कि किस केस पर छापा मारने आए हैं, किस केस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, किस केस के तहत छापा मारने आए हैं। ये पंचनामा है जो मुख्यमंत्री जी के PS विभव कुमार जी के घर पे जब 16 घंटे रेड खत्म हुई उसके बाद साइन हुआ। यह पंचनामा ED के इतिहास का ऐतिहासिक पंचनामा होगा, क्योंकि इस पंचनामे में यह भी नहीं लिखा कि किस केस का इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। जब भी ED आती है, किसी के घर छापे मारती है, उसके बाद कुछ सर्च और सीजर होता है, उस सर्च और सीजर के डॉक्यूमेंट्स पे यह स्पष्ट लिखा जाता है कि क्या केस है, क्या FIR को ED में ECIR बोलते हैं, क्या उस केस का ECIR नंबर है, क्या उसकी डिटेल्स है। लेकिन कल की छापे में ED ये बताने को भी तैयार नहीं है कि वो छापा किस केस में मारने आई थी। मुख्यमंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी के घर में 16 घंटे छापा चला।
उस 16 घंटे क्या हुआ? उस 16 घंटे में ईडी के अफसर विभव जी के ड्राइंग रूम में बैठे रहे। पूरी दुनिया में, पूरी मीडिया में तमाशा चलता रहा कि रेड चल रही है, रेड चल रही है, रेड चल रही है, लेकिन ना कोई कागज देखे, ना कोई सर्च एंड सीजर किया, ना कोई पूछताछ करी। और 16 घंटे के बाद यह पंचनामा क्या दिखाता है? क्या ईडी वाले कुछ पैसा लेके गए? क्या ईडी वाले कुछ सोने के बिस्कुट लेके गए? क्या ईडी वाले प्रॉपर्टी के कागजात लेके गए? क्या ईडी वाले शेल कंपनीज के कागजात लेके गए? नहीं। 16 घंटे के छापे के बाद ईडी ने सबसे पहले क्या लिया? सीएम के पीएस के 2 जीमेल के अकाउंट्स का डाउनलोड लिया। यह था ईडी का छापा। उसके बाद उन्होंने क्या लिया? उन्होंने सीएम के पीएस और उनके परिवार के 3 फोन लिए। यह था 16 घंटे का छापा। तो कल जो मुख्यमंत्री के पीएस के घर पे छापे पड़े, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और ट्रेजरर एनडी गुप्ता जी के घर पे छापे पड़े, ये क्या दिखा रहे हैं? ये दिखा रहे हैं कि अब ईडी ने अब कोई दिखावा भी नहीं रखा कि वो किसी केस में इन्वेस्टिगेशन करने आए। उन्होंने ये दिखावा भी नहीं रखा कि वो कुछ सर्च कर रहे हैं। उन्होंने कोई दिखावा भी नहीं रखा कि वो कोई कागज लेके जा रहे हैं। तो अब ईडी ने सारे दिखावे खुद खत्म कर दिए हैं और ईडी ने अपना असली रूप सामने रख दिया है कि जो छापे पड़ रहे हैं, जो समन्स आ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद से है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे हमला करना चाहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कुचलना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को पता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि अगर कोई एक नेता है जो उन्हें चैलेंज कर सकता है, कोई एक नेता है जो लगातार उनके खिलाफ आवाज उठाता है, अगर कोई एक नेता है जो उनकी धमकियों से, जेल भेजने से, छापों से, समन से डरता नहीं है, वो नेता दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। ये भारतीय जनता पार्टी को पता है। तो इसलिए अब खुलेआम सारे नकाब उतार के, सारे दिखावे खत्म करके अब ईडी को सिर्फ एक काम पे लगा दिया गया है कि अरविंद केजरीवाल जी के आसपास के सारे नेताओं को, सारे काम करने वालों को जेल में डाल दो। पहले यह तय होता है कि किसको जेल में डालना है, उसके बाद डिसाइड होता है कि किस केस के तहत डालना है। और अगर कल का पंचनामा देखें तो अब तो किसी केस, किसी इन्वेस्टिगेशन का दिखावा भी केंद्र सरकार की ईडी ने खत्म कर दिया। तो ये बिल्कुल साफ है कि ये कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कुचलने की एक साजिश है। थैंक यू। आदिशी, क्या इस मामले में दिल्ली जल बोर्ड की जो बात कही जा रही थी उसका कोई जिक्र हुआ कि दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित किसी मामले में हम रेड करने के लिए आए हैं, ऐसा कुछ इस कागज में लिखा हुआ है क्या? कुछ भी नहीं लिखा इस कागज में। इस कागज में पहले पन्ने पे लिखा है कि 2 जीमेल के अकाउंट का डाउनलोड कर रहे हैं और फिर उसके बाद लिखा है कि हम आपके 3 फोन लेके जा रहे हैं। ना किसी केस का जिक्र, ना किसी ECIR का जिक्र, ना किस तहत वो विभव कुमार जी जो सीएम के पीएस हैं उनके घर आए हैं उसका जिक्र, क्या इन्वेस्टिगेट करने आए हैं उसका जिक्र, ना कोई सर्च, ना कोई पूछताछ, ना किसी कागज को देखना। बस 16 घंटे बैठ के गए। क्यों? क्योंकि पूरी मीडिया में माहौल बनाना था कि मुख्यमंत्री के पीएस के घर पे 16 घंटे रेड चल रही है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को इस बहाने बदनाम करना था।
मैम आज अरविंद केजरीवाल जी के जो समन भेजा गया था ईडी के द्वारा उसकी सुनवाई है, क्या उम्मीद है आप लोगों को? और ये माना जा रहा है कि अब इस मामले को आप किस नजरिए से देख रहे हैं, ये भी थोड़ा देखिए, नजरिया स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल को कुचलना चाहते हैं। और अब उन्होंने कल की छापों के बाद तो हर नकाब भी उतार दिया है। उन्होंने दिखावा भी खत्म कर दिया है कि किसी केस के तहत हो रहा है, किसी लिकर पॉलिसी के स्कैम के तहत हो रहा है, कोई घोटाला हो गया। अब तो बिना किसी केस के छापे मारे जा रहे हैं, बिना किसी ECIR के छापे मारे जा रहे हैं, बिना किसी सर्च के 16 घंटे छापे पड़ रहे हैं, जिसमें 16 घंटे बाद मात्र 2 ईमेल्स को डाउनलोड किया जाता है और 3 फोन लेके वो चले जाते हैं। क्या ये है देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी? क्या ये है देश की वो एजेंसी जिसका काम है टेररिज्म के लिए मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, नारकोटिक्स ट्रेडिंग के लिए मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना? क्या ये है वो एजेंसी जिसमें सरकार के हजारों करोड़ रुपए लगे हैं कि इस देश में आतंकवाद ना हो, कि इस देश में ड्रग्स की सेल ना हो? आज ईडी को सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और उन राजनीतिक प्रतिद्वंदियों में सबसे पहले नंबर पे हैं अरविंद केजरीवाल जी। इसलिए उनको, उनके पार्टी के सारे, उनके करीबियों को और आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं पर एक के बाद एक कोई केस, कोई समन, कोई धमकी बार बार दी जा रही है। मैम, आपने जो ऑडियो डिलीट करने वाला आरोप लगाया था, उसको ईडी सोर्सेज ये कह रहे हैं कि डिलीट नहीं किया है, बल्कि उनके पास सिस्टम ही ऑडियो रिकॉर्ड करने का अक्टूबर 2023 के बाद आया है। तो आपका ये दावा गलत है कि ऑडियो डिलीट कर दिया है? ये भी बहुत अचंभे की बात है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जैसी बड़ी एजेंसी, इतना पैसा उस एजेंसी में लगता है, इतनी पावर उस एजेंसी के पास है, लेकिन उस एजेंसी को सूत्रों के हवाले से खबर प्लांट करनी पड़ती है। ईडी सामने तो आए, बताए तो सही, ईडी किसी आधिकारिक स्पोक्सपर्सन को सामने तो रखे, ईडी के डायरेक्टर सामने आए, उनके जॉइंट डायरेक्टर सामने आए, उनके डिप्टी डायरेक्टर सामने आए और फिर बताएं। कम से कम अपने लेटर हेड पर तो लिख के भेजें। व्हाट्सएप पे भेजा हुआ मैसेज फ्रॉम ईडी सोर्सेज को किस आधार पे माना जा सकता है? वैसे भी ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट में हम ईडी के बयान का इंतजार करेंगे। ईडी अपना बयान दे, कोई ईडी का अफसर साइन करके बताए कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, जो सीबीआई के ईडी के स्पेशल कोर्ट में जस्टिस नागपाल का आदेश था, कोई अफसर एफिडेविट पे साइन करके बताए कि हमने उसके कंटेम्प्ट में जाकर सीसीटीवी में ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं करी है। वो बताएं कि अगर कोर्ट का आदेश था और उनके सीसीटीवी में ऑडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं था तो उन्होंने कैमरा हायर क्यों नहीं किया? उसमें तो ऑडियो रिकॉर्डिंग हो जाती। ये साफ साफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और यही कारण है कि ईडी सामने नहीं आ रही है। यही कारण है कि कोई आधिकारिक तौर पे बयान नहीं दिया जा रहा, कोई लेटर हेड पे स्टेटमेंट नहीं आ रहा, ईडी का कोई अफसर सामने नहीं आ रहा, क्योंकि उन्हें पता है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग ना करना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ऑडियो रिकॉर्डिंग डिलीट करना टैंपरिंग ऑफ एविडेंस है। या तो एक हुआ है या दूसरा हुआ है। अब ईडी आधिकारिक तौर पर आके बताए कि उन्होंने पहला क्राइम किया है या दूसरा क्राइम किया है।